नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यू डिस्कशन इन हिंदी में और डेट है आज की 23 जुलाई 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला आर्टिकल है वो है एक ऐप लॉन्च किया गया है हाल ही में, प्रवासी रोज़गार ऐप, जो कि लॉन्च किया गया है अभिनेता सोनू सूद के द्वारा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, रिसेंटली एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है किसी भी एग्ज़ाम में कि प्रवासी रोज़गार ऐप जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आंसर होगा अभिनेता जो हैं सोनू सूद, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इन्होंने कोविड-19 महामारी के समय काफ़ी हेल्प की थी प्रवासी मज़दूरों की, तो उसी में एक और कदम आगे बढ़ते हुए इन्होंने एक प्रवासी रोज़गार ऐप लॉन्च किया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की 500 कंपनियों को लिंकेज किया गया है और सभी प्रकार की नौकरियों के बारे में इस पर जानकारी होगी। कोई भी प्रवासी मज़दूर अगर इस ऐप से डाउनलोड करता है और अपने आप को रजिस्टर्ड करता है, यानी तो वह इन 500 कंपनियों में कोई भी अगर जॉब है या कोई ऐसा काम है जो मतलब किया जा सकता है वर्कर के द्वारा, तो उसको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है, ये तो ऐप का इमेज है। साहिल सेठ को अभी हाल ही में ब्रिक्स के सीसीआई के एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। देखो, ब्रिक्स के सीसीआई के बारे में हम पहले जान लेते हैं, फिर हम इनकी अपॉइंटमेंट के बारे में जानेंगे। ब्रिक्स सीसीआई, जिसको ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी कहा जाता है, और ये ब्रिक्स देशों में कॉमर्स और इंडस्ट्री यानी वाणिज्य और उद्योग को बढ़ावा देता है। अगर बात की जाए इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना की गई थी 2012 में। कब की गई थी? 2012 में। और इसका जो मुख्य टारगेट है वो है एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई सेक्टर को ये टारगेट करता है। ठीक है, अगर बात की जाए ब्रिक्स देशों में सदस्य देशों की, तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका इसके सदस्य देश हैं, जो कि विश्व की 42% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं और विश्व की जो जीडीपी है उसका 23%। विश्व व्यापार में इनका जो हिस्सा है ट्रेड में वो है 18%। तो ब्रिक्स नेशंस जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से। अगर बात की जाए इस कंटेस्ट की, तो साहिल सेठ को हाल ही में ब्रिक्स के सीसीआई के लिए एक एडवाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया है। और यह जो एडवाइज़र की पोस्ट है ये वॉलेंटरी है, मतलब कि, और दूसरी बात, यहाँ पर कोई भी वेतन नहीं मिलता, मतलब कि पारिश्रमिक इस पद के लिए शामिल नहीं है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के उपाध्यक्ष की अपॉइंटमेंट के बारे में है। तो पहले हम अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के बारे में जानेंगे, उसके बाद जानेंगे कि क्यों ये न्यूज़ में आया है। अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1922 में, और उस समय इसमें जो सदस्य देशों की संख्या थी वो थी 51। कितनी थी? 51 सदस्य थे इसके। और अगर बात की जाए इसके सदस्यों की, तो कितनी थी? 51 सदस्य थे इसमें, और वर्तमान में इसमें 194 सदस्य देश शामिल हैं या 194 मेंबर्स हैं। अगर बात की जाए भारत की, तो भारत इस संघ का इस ऑर्गेनाइजेशन का एक एक्टिव मेंबर है। देखो, लोकोमोटिव हुआ, एक्सल व्यवस्था हुई, माल वैगन हुए, कोचों का जो वर्गीकरण स्थापित किया गया है वो सब इसकी देखरेख में किया जाता है। इसके हेडक्वार्टर की अगर बात की जाए, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? पेरिस में है, जो कि फ्रांस में है। देखो, इस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। ज़्यादातर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो हेडक्वार्टर होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो होते हैं जिनेवा में। लेकिन आपको ये याद रखना है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? पेरिस में है, जो कि फ्रांस में है। ठीक है। दूसरी बात, इसकी स्थापना कब हुई थी? देखो, एग्ज़ाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या भारत आज़ादी से पहले से इसका सदस्य है? तो जी बिल्कुल, भारत जो है इसका शुरुआत से ही सदस्य रहा है 1922 से, जो कि आज़ादी के पूर्व के समय का। ठीक है, चलते हैं अब देख लेते हैं हम जो अपॉइंटमेंट है वो क्या है। अरुण कुमार को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेशनल यूनियन ऑफ डेस कैमेंस भी कहा जाता है, UIC। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये लोगो है इसका, UIC। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ पर एक नीचे आर्टिकल में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है वो भारत, अफ़गानिस्तान, ईरान, रूस, आर्मेनिया, अज़रबैजान, मिडिल ईस्ट एशिया और यूरोप के बीच में लगभग 7200 किलोमीटर लंबा
जहाज़, सड़क और रेल मार्ग है। इस रेल मार्ग के बारे में हम एक इमेज से समझ लेते हैं कि ये क्या है। देखो, ये है प्रपोज्ड इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है। 7,200 किलोमीटर लंबा है लगभग। ये किन किन देशों के बीच में है? ये है इंडिया, ईरान, अज़रबैजान, रसिया, और जो हमने यहाँ पर एक देखा था, एक कंट्री और था, कौन सा था? अफ़गानिस्तान और आर्मेनिया भी है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये देखा। अब एक हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे इस मैप से संबंधित। बताइए आप, उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाता है? ऑप्शन इस प्रकार हैं आपके पास: भारत, अज़रबैजान, रूस और ऑस्ट्रेलिया। तो बिल्कुल आसानी से आप बता सकते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया से होकर नहीं जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया काफ़ी नीचे है मैप में, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो भारत मालदीव के बीच में एक इमरजेंसी चिकित्सा सेवाएं के लिए एक MOU साइन किया गया है। तो कंटेक्स्ट तो बस इतना ही है कि भारत और मालदीव के बीच में एक इमरजेंसी क्लिनिकल सर्विसेज एग्रीमेंट साइन किया गया है और 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की इसकी एक इनिशियल कैपिटल रखा गया है, 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कोविड-19 से संबंधित जो भी हेल्थ सेक्टर की फैसिलिटीज़ होती हैं उनमें बूस्ट मिलेगा इस MOU के ज़रिए, जो कि भारत इसमें 10 मिलियन डॉलर का इमरजेंसी फ़ंड में इन्वेस्ट करेगा। यहाँ पर हम मालदीव की लोकेशन देख लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल आसानी से, देखो कई बार क्या होता है छोटे छोटे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप अगर आपने मैप देखा होगा तो आप आसानी से देखो, यहाँ पर है एक करदिया चैनल, ये इम्पॉर्टेंट है इस बार। उसके बाद ये है बेमांडूक चैनल, ये है इक्वेटोरियल चैनल, काफ़ी एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, इनको हम देख लेते हैं। ये हिंद महासागर में है, ठीक है। करदिया चैनल या करडिया चैनल, बेमांडू चैनल और इक्वेटोरियल चैनल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये है, एक मिनट, देखो मालदीव जो है वो लकादी सीप में है, ठीक है। उसके बाद कुछ एक इम्पॉर्टेंट सी बात थी, क्या थी? देखो ये मालदीव जो है वो एटॉल प्रकार के आइलैंड हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरी बात, 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनकाय के बीच में है, ठीक है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनकाय को अलग करता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो एक प्राइज़ दिया गया है ग्रेटा थनबर्ग को, गुलबेनकियन प्राइज़। देखो गुलबेनकियन प्राइज़ जो है ये ह्यूमैनिटेरियन के लिए जो भी काम अच्छा करता है उस इंडिविजुअल को या उस इंस्टीट्यूशन को या उस ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है, ठीक है। तो इस बार का जो गुलबेनकियन पुरस्कार है ये दिया गया है, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं ग्रेटा थनबर्ग, इनको दिया गया है। देखो ग्रेटा थनबर्ग के बारे में हम जानें। ग्रेटा थनबर्ग एक स्वीडिश क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं या पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, और ये पुरस्कार जो है 1976 से दिया जा रहा है कैलिस्टे गुलेनबेकियन फाउंडेशन के द्वारा। अगर बात की जाए ये किस फील्ड में दिया जाता है, तो ये मानवता से संबंधित जिन्होंने अच्छे काम किए हैं या मानवता के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है उनके लिए ये दिया जाता है। इस बार जो प्राइज़ का समारोह है वो पुर्तगाल में आयोजित किया जाएगा। चलते हैं आगे। आगे चलने से पहले ग्रेटा थनबर्ग के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि फ्राइडे फॉर फ्यूचर जो इनिशिएटिव है वो ग्रेटा थनबर्ग का और उनके साथी स्टूडेंट का एक इनिशिएटिव है। ये एक स्कूल हड़ताल है जो कि जलवायु परिवर्तन के संकट को अवेयर करने के लिए की जाती है। इसमें होता क्या है, जो बच्चे होते हैं वो स्कूल फ्राइडे को हॉलीडे मनाते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में फ्राइडे फॉर फ्यूचर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है भारत के पहले चार्जिंग प्लाजा के उद्घाटन से संबंधित है। देखो भारत का पहला चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में चेल्मसफोर्ड क्लब में, ठीक है, और RK सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर इसी के साथ एक और इनिशिएटिव का भी उद्घाटन किया गया है, राइज़ कहें या रेज कहें, राइज़, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है रेट्रोट्रोफिट टू एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड इफ़िशियंसी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इंडोर एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना
ये इसका फुल फॉर्म है, हिंदी में हम समझ सकते हैं। मतलब कि जो इंडोर मतलब होता है क्लोज एरिया होता है, जैसे कोई वर्किंग एरिया मान लेते हैं, कोई फैक्ट्री है, तो उसको उसकी एयर क्वालिटी को सेफ्टी और एफिशिएंसी से क्लीन करना और इम्प्रूव करना, ये इसका उद्देश्य है। अगर बात की जाए इस राइज़ की, तो ये राइज़ जो है EESL और USAID USAID और EESL का संयुक्त प्रोग्राम है। चार्जिंग प्लाजा की अगर बात की जाए तो EESL यानी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड और NDMC यानी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा मिलकर इसकी स्थापना की गई है चार्जिंग प्लाजा की। ठीक है, तो अगर बात की जाए अब यहाँ पर राइज़ की, तो हमने ये जान लिया कि यह इंडोर एयर क्वालिटी को फ्रेश करने के लिए एक पहल है। किसकी है? EESL की और USAID की। देखो, इसमें हमने बताया कि पूरे देश में जो भी वर्किंग एरियाज़ होते हैं, जैसे कोई फैक्ट्री हुई या कोई इंडस्ट्री छोटी सी हुई या किसी भी प्रकार का कोई उद्योग हुआ, उसमें क्या होता है, एयर क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो जाती है कंजेशन के कारण और वहाँ पर जो इमिशन होता है उसके कारण। तो उनमें ही सुधार करने के लिए ये राइज़ पहल का इनिशिएटिव किया गया। और ये भी देखा गया है कि जहाँ राइज़ प्रणाली लगाई गई है वहाँ 80% एयर क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट देखने को पाया गया है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं आगे छोटी सी जानकारी USAID मैत्री के बारे में है, जो कि इसी आर्टिकल से संबंधित है। USAID मैत्री क्या है? मैत्री की फुल फॉर्म है मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मिंग प्रोग्राम फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। ये USAID और ऊर्जा मंत्रालय भारत के, इनके बीच में एक द्विपक्षीय एग्रीमेंट के तहत संचालित एक पहल है। और विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, इसी वर्ष USAID मैत्री कार्यक्रम EESL ने स्वस्थ ऊर्जा और कुशल भवन पहल शुरू की थी, जो कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम को, देखो, स्वस्थ और ऊर्जा कुशल भवन की शुरुआत की गई है USAID और EESL के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है यानी AC होती है, उसकी जो चुनौतियां होती हैं उनको समाधान करना और ऐसी टेक्निक या ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करना जिससे कि वे ऊर्जा कुशल हों। ठीक है, चलते हैं आगे जो आज हमने डिस्कशन की उससे संबंधित जल्दी से छोटे छोटे पॉइंट्स हम देख लेते हैं। प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है सोनू सूद ने। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये बनाया गया अरुण कुमार को। और हाल ही में गुलबेकिन पुरस्कार किसे दिया गया है? यह सम्मानित किया जाएगा ग्रेटा थनबर्ग को। यह एक ह्यूमैनिटेरियन बेस्ड प्राइज़ है जो कि हर वर्ष दिया जाता है 1976 से। अगर बात की जाए अगले पॉइंट की, तो भारत का जो पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है ये दिल्ली में लगाया जाएगा, नई दिल्ली में, EESL और USAID के द्वारा। ठीक है, आज की डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल ओनली सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो GS से संबंधित हो और आपको उस पर वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं, जिससे कि आपके जो क्वेरीज़ हैं उनको हम सॉल्व कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।